नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम बात करेंगे आरपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर 2011 का सॉल्यूशन। साथियों, एचजी कॉन्सेप्ट की तरफ से फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर का 15 क्वेश्चंस की एक क्लास के माध्यम से वीडियो सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। पिछली क्लास में हमने 2011 में पूछे गए 15 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे। अब नेक्स्ट 15 क्वेश्चन इस क्लास में हम बात करेंगे। अगर आप फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, एचजी कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं या कहीं और किसी संस्थान से अगर आप स्टडी कर रहे हैं, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देखने कंपलसरी है। बहुत बार स्टूडेंट केवल पेपर की रीडिंग मार लेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन यहां से आया, एग्जैक्टली उसका आंसर कौन सा ऑप्शन है ये भी ढंग से नहीं देखते कि ठीक है प्रीवियस ईयर में क्या आया था, मैंने आइडिया लगा लिया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, रिवाइज करना है। अब तक 2011, 2013, 2018, 2022 और 15 भी, तो 5 पेपर हो चुके हैं। तो एक पेपर में 120 क्वेश्चन आएंगे, तो 5 में 600 क्वेश्चन हो गए। और इन 600 क्वेश्चन को अगर आपने विद एक्सप्लेनेशन देख लिया है तो एग्जाम में बहुत बड़ी मदद होने वाली है। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट पर हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी ये क्लास नंबर 2, प्रीवियस ईयर 2011 में पूछे गए जो क्वेश्चन हैं उनके ऊपर। देखिए, यह है हमारा पहला क्वेश्चन। आराम से देखिए, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी ईयर 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, द टाइडल वॉल्यूम इन ह्यूमन बींग्स। मनुष्यों में ज्वारीय आयतन कितना होता है? टाइडल वॉल्यूम। देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब आप एनिमल फिजियोलॉजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटी आप पढ़ेंगे, वहां पर एक टर्म आता है टाइडल वॉल्यूम। यहां देखिए, टाइडल वॉल्यूम, जिसे हिंदी में कहते हैं ज्वारीय आयतन। आराम से देखना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ना मेरे जल्दी जल्दी बोलने से सिलेबस पूरा होगा। अगर आप चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से समझेंगे तो फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का सिलेबस देखने में लंबा है, लेकिन अगर आपने सिस्टमेटिक पढ़ना शुरू किया है तो बहुत सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। और दैचजी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हुए साथियों को यह बहुत अच्छे से पता है। जो भी साथी इस साल फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहा है, कहीं से भी कर रहा हो, उसने अगर द एचजी कॉन्सेप्ट के वीडियो देखे हैं, वो अपने आप को द एचजी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ने से नहीं रोक पाएगा। ये मैं ऐसे ही नहीं, हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो में जो कंटेंट है और कंटेंट बनाने में की गई मेहनत है, उसके आधार पर कह रहा हूं। और जिस स्टूडेंट ने पहले 1 या 2 बार पेपर दे रखा है और उसने हमारा वीडियो देखा, फिर तो वो आज नहीं तो कल उसको ये कोर्स लेना ही है, वो नहीं रोक पाएगा। इस तरीके से सेलेक्टिव, सिस्टमेटिक और सिंपलेस्ट वे में तैयार कंटेंट कहीं नहीं मिल सकता। एचजी कॉन्सेप्ट का मोटो यही है, सेलेक्टिव, सिस्टमेटिक एंड सिंपलेस्ट वे ऑफ सक्सेस। टाइडल वॉल्यूम या ज्वारीय आयतन क्या होगा? सामान्य श्वसन के दौरान, नॉर्मल ब्रीदिंग की बात हो रही है, सामान्य श्वसन के दौरान
या तो आप अंदर श्वास लें जिसे कहेंगे अंतःश्वसन, या आप श्वास बाहर निकालें इसे कहेंगे बहिर्श्वसन। ये इंस्पायरेशन और इसे कहेंगे एक्सपायरेशन। देखिए, सामान्य रूप से जब आप श्वसन कर रहे हैं, चाहे अंतर श्वसन कर रहे हैं या बहिर्श्वसन कर रहे हैं, अगर अंतर श्वसन कर रहे हैं तो अंदर ग्रहण की गई वायु, और बहिर्श्वसन कर रहे हैं तो बाहर निकाली गई वायु। सामान्य रूप से नॉर्मली अंदर ग्रहण की गई वायु या बाहर निकाली गई वायु का जो वॉल्यूम है वही कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। और इस टाइडल वॉल्यूम का मान आपको याद होना चाहिए, कितना होता है, 500 ml। तो सही जवाब 500 ml। देख लीजिए, यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बहुत सारे वॉल्यूम है, लेकिन एक वॉल्यूम है जिसका नाम आपने सुना होगा, रेजिडुअल वॉल्यूम। ध्यान से देखिए, इसको हिंदी में अवशेषी आयतन या अवशिष्ट आयतन कहा जाता है। आपने ये पढ़ रखा होगा। मैं सारे वॉल्यूम नहीं बता रहा, 2 ही वॉल्यूम बता रहा हूं, इससे आपको क्लियरिटी भी रहेगी और बेवजह कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर मैं यहां पर सारे वॉल्यूम बता दूंगा तो जहां पर भी आपने पढ़ा है सारे वॉल्यूम तो पढ़ते ही हैं हम एक साथ, जब क्वेश्चन आता है तब कंफ्यूजन होता है। तो एक वॉल्यूम और बता रहा हूं, रेजिडुअल वॉल्यूम या अवशिष्ट आयतन। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होगा, आपने फोर्सफुली बलपूर्वक बहिर्श्वसन या एक्सपायरेशन कर दिया, आप में जितनी ताकत है फेफड़ों से उतनी हवा बाहर निकाल दी, उसके बाद भी फेफड़ों में बची हुई वायु क्या कहलाती है, रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाती है, और इसका मान है 1500 ml। ये भी आपको याद रखना है। जब बच्चा पैदा होगा, पहली बार श्वास लेगा, उसके बाद वो कैसे भी एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन या अंतःश्वसन या बहिर्श्वसन कर ले, 1500 ml वायु उसके फेफड़ों से बाहर नहीं निकलेगी, ये तो हमेशा उसके फेफड़ों में रहेगी। क्लियर है बात? इस क्वेश्चन को कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि मान लीजिए एक बच्चा पैदा हुआ, अब काल्पनिक रूप से हम कह सकते हैं वो बच्चा मान लीजिए मरा हुआ। अब 2 कंडीशन हो सकती है, या तो पैदा होने के बाद मरा है, या मां के पेट में ही मर गया है और फिर मरा हुआ ही पैदा हुआ है। बात समझ रहे? 2 कंडीशन है, या तो पैदा हो गया है उसके बाद उसकी जान गई है, या मां के पेट के अंदर ही कुछ ऐसी सिचुएशन थी वहीं डेड हो गया और फिर मरा हुआ बाहर आया। कैसे पता करेंगे? क्लियर है? इसका है रेजिडुअल वॉल्यूम। अगर वो मां के पेट में ही मर चुका है, उसने बाहर आके सांस नहीं ली है, पोस्टमार्टम के दौरान उसके फेफड़ों में रेजिडुअल वॉल्यूम से पता लग जाएगा। लेकिन अगर वो बाहर आया है, उसने एक बार भी सांस लिया है, तो फिर उसके फेफड़ों में रेजिडुअल वॉल्यूम होगी। बात समझ रहे होंगे? तो आपको इस क्वेश्चन में टाइडल वॉल्यूम कितना है, 500 ml। उसके साथ साथ मैंने रेजिडुअल वॉल्यूम या अवशिष्ट आयतन 1500 ml होता है। आप बलपूर्वक फोर्सफुली एक्सपायरेशन या बहिर्श्वसन कर लें, उसके बाद भी फेफड़ों में बची हुई वायु 1500 ml रेजिडुअल वॉल्यूम है। आराम से देख लीजिए।
क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है और इसे डिलीट कर दिया गया था। कारण देखिए, यहां पर एम्ब्रियो सैक की जगह एंडोस्पर्म आना चाहिए था। भ्रूण कोश की जगह भ्रूण पोष आना चाहिए था। उसके बाद ये क्वेश्चन सही है। फिर देखिए, द एंडोस्पर्म ऑफ पाइनस इज, याद कीजिए पाइनस किस में आता है? जिम्नोस्पर्म। और इनका एंडोस्पर्म कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। आंसर स्पष्ट हो जाएगा, देख लीजिए आराम से। जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। क्वेश्चन एग्जाम में ही एम्ब्रियो सैक लिख दिया गया था। क्लियर है बात? तो मैंने एज इट इज क्वेश्चन लिखा है, लेकिन ये क्वेश्चन यहां पर एंडोस्पर्म होना चाहिए था। उसके बाद जवाब हैप्लॉइड होता। अगर एम्ब्रियो सैक है तो उसके बारे में कुछ भी आप नहीं कह सकते, इसलिए इसको डिलीट किया गया था। पहली बात तो यह कि इसे डिलीट क्यों किया गया, यह आपको आइडिया रखना। देख लीजिए। अब एंडोस्पर्म से आपको क्या याद रखना है वो देखिए, ध्यान से देखिए। हम बात कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म को हिंदी में कहेंगे अनावृत बीजी। प्लांट टेक्सोनॉमी में टेलोफाइटा से लेकर जिम्नोस्पर्म हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी, इनमें जो स्ट्रक्चर पाई जाती है एंडोस्पर्म, इस एंडोस्पर्म को ही फीमेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो ये, जिम्नोस्पर्म के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट मादा युग्मकोद्भिद कौन है? एंडोस्पर्म है। और इसकी प्लोइडी जो होगी वो कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, जब मियोसिस डिवीजन होता है किसके अंदर? मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर, उसमें से 3 जो स्पोर है वो क्या हो जाते हैं? देखिए, फंक्शनल मेगा स्पोर। 3 जो स्पोर है वो नष्ट हो जाते हैं, एक फंक्शनल मेगा स्पोर रहता है। और ये फंक्शनल मेगा स्पोर ही आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करता है? एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, भ्रूण पोष का निर्माण करता है। क्लियर है? और यूं कह सकते हैं कि ये फंक्शनल मेगास्पोर जिम्नोस्पर्म के अंदर जो गैमेटोफाइट है उसकी फर्स्ट सेल है। गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल के नाम से फंक्शनल मेगास्पोर को जाना जाएगा और वो आगे चलकर एंडोस्पर्म बना देगा। अगर आप एंजियोस्पर्म को बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, वहां पर डबल फर्टिलाइजेशन होता था, द्विनिषेचन होता था। और डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म बनता था। जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन से पहले बन जाता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन। ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन और उससे जुड़ी हुई जानकारी
आपकी स्क्रीन पर है, आराम से देखिए। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसे। आपकी स्क्रीन पर, इन ह्यूमन बीइंग सेक्स ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब है संतति या संतानें, इज डिटरमाइंड बाय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। साइज ऑफ ओवा, साइज ऑफ स्पर्म, सेक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर, सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर। मनुष्यों में संतति का लिंग निर्धारण किया जाता है अंडे के आकार से, शुक्राणु के आकार से, माता के लिंग गुणसूत्र से और पिता के लिंग गुणसूत्र से। किसके द्वारा सेक्स डिटर्मिनेशन होगा? ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप मदर के बारे में बात करेंगे तो 40 प्लस XX, और फादर के बारे में बात करेंगे तो 44 प्लस XY। 40 बोल दिया था मैंने, 44, 46 टोटल क्रोमोसोम होते हैं। 44 प्लस XX मदर और 44 प्लस XY फादर। अब यहां तो दोनों X है, लेकिन फादर से कौन सा क्रोमोसोम आएगा उससे डिसाइड होगा कि सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण की लड़का होगा या लड़की। अगर यहां से X आया है, इधर से भी X, इधर से भी X, तो क्या हो जाएगा? लड़की। इधर से X और इधर से Y आ गया तो क्या हो जाएगा? लड़का। तो लड़का या लड़की होने के पीछे जिम्मेदार कौन है? सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर, पिता का लिंग गुणसूत्र। तो सही जवाब 4 हो गया। ये आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। आराम से देखिए इसे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर, इसे देखिए आप। क्या आंसर हो सकता है इसका? When pollen tube enter through the integument, अगर पोलन ट्यूब इंटेगुमेंट के थ्रू ओव्यूल के अंदर एंटर होती है, ओरोगेमी, मीजोगेमी, चैलाजोगेमी और शूडोगेमी, जब पराग नलिका अध्यावरण से होकर प्रवेश करती है तो इसे क्या कहा जाएगा? देखिए, मैं पहले आपको ओव्यूल की स्ट्रक्चर बता देता हूं। यह है एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो से, क्लियर है? भ्रूण कोश, और इस भ्रूण कोश में, एम्ब्रियो सेक में, यहां पर ये 3 कोशिकाएं, ये डाइकैरियोटिक सेल और ये एंटीपोडल सेल। इसको कहा जाता है एम्ब्रियो सेक या भ्रूण कोश। और एंजियोस्पर्म में जो एम्ब्रियो सेक है, भ्रूण कोश है, उसमें 7 कोशिकाएं हैं, लेकिन न्यूक्लियस या केंद्रक 8 है। इसके चारों तरफ ऐसे इंटेगुमेंट होते हैं, अध्यावरण होते हैं, और फिर ये ऐसे करके आपके पास ओव्यूल मिलेगा। ये जो मैंने आवरण बनाए हैं ये इंटेगुमेंट है, अध्यावरण है। आराम से देखिए, ये एक ओव्यूल का जनरल डायग्राम मैंने आपको बनाया है। अब ये कह रहा है कि अगर पोलन ट्यूब, जो पराग नलिका है, ये आपके पास पराग कण है। पराग कण की बाह्य भित्ति किसकी बनी होती है?
परागकण या पोलन ग्रेन की बाह्य भित्ति स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। पादप शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, ये देखिए, और ये इसकी बाह्य भित्ति है जो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की। पोलन ग्रेन के अंदर एक जगह ऐसी भी है जहां पर बाह्य भित्ति या एक्साइन तो है, या यूं कह सकते हैं एक्साइन नहीं है, केवल जो आंतरिक भित्ति है, इंटाइन है, वही है। और इस जगह को जर्म पोर कहा जाता है। और इस जर्म पोर से निकलती है पोलन ट्यूब। और अगर ये पोलन ट्यूब इंटेगुमेंट के द्वारा प्रवेश कर जाए, या जहां इंटेगुमेंट है वहां से प्रवेश कर जाए, तो इस प्रकार के प्रवेश को क्या नाम दिया जाएगा, मीजोगेमी। When pollen tube enter through the integument, जब पराग नलिका अध्यावरण से होकर प्रवेश करती है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, मीजोगेमी। क्लियर है बात? आराम से देख लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको मैं यहां ले लेता हूं ताकि आपको ये पूरा क्वेश्चन दिख सके। देखिए, आराम से पढ़िए इस क्वेश्चन को। एक एक क्वेश्चन को हम बिल्कुल क्लियरिटी के साथ देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। जो कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है मैं उसी के बारे में बात करूंगा, बेवजह आपको उलझाने का प्रयास नहीं करूंगा। इस तरीके की चीजें ही आपको बताऊंगा कि ताकि कनेक्टिविटी के साथ आपको याद रहे, और जब हम आगे के पेपर सॉल्व करें उसमें भी ये मददगार साबित हो, और आने वाले एग्जाम के लिए तो मददगार होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फर्टिलाइजिंग, देखिए फर्टिलाइजिंग के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, देखिए, a fat which is found on surface of sperm, क्या फर्टिलाइजिंग स्पर्म की सतह पर पाया जाता है? क्वेश्चन आप पहले पढ़ ले, मैं इसके बारे में एक जानकारी दे देता हूं, क्योंकि इतने समझदार आप हैं, बेवजह इसको पढ़ के लाइनों को आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये देखिए ओवा, और इस ओवा की सरफेस पर, इस अंडाणु की सरफेस पर क्या पाया जाता है, एक ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन, इधर मैं आपको एक स्पर्म बना देता हूं, और इस स्पर्म की सरफेस के ऊपर एंटी फर्टिलाइजिंग पाया जाएगा। और ये एंटी फर्टिलाइजिंग केवल सिंपल प्रोटीन होगा। ध्यान से देखना, स्पर्म की सरफेस पर एंटी फर्टिलाइजिंग और ओवा की सरफेस पर ग्लाइकोप्रोटीन होगा, और इस ग्लाइकोप्रोटीन को ही क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजिन कहा जाता है। क्लियर है? ये एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन, ये दोनों स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, जातीय रूप से विशिष्ट होते हैं। इसीलिए विशेष जाति का, स्पीसीज का ही स्पर्म या शुक्राणु उसी जाति के अंडाणु के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा। क्लियर है? तो ये एक दूसरे को आपस में पहचानने का काम करते हैं। तो स्पर्म के ऊपर एंटी फर्टिलाइजिन और ओवा के ऊपर फर्टिलाइजिन होता है, जो किसका बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का। देख लीजिए,
एक ग्लाइकोप्रोटीन जो अंडाणु की सतह पर पाया जाता है, ए ग्लाइकोप्रोटीन विच इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ ओवा। तो आंसर क्या हो गया? थर्ड हो गया। बाकी आप पढ़ लीजिए। एक फैट जो शुक्राणु की सतह पर पाई जाएगी, नहीं, शुक्राणु की सतह पर तो होगा ही नहीं, तो इन दोनों को तो आप वैसे ही कैंसिल कर दें। ओवा की सतह पर होगा लेकिन फैट नहीं है, ग्लाइकोप्रोटीन है। और यही क्वेश्चन अगर एंटी फर्टिलाइजिंग के लिए आता तो वो क्या होता? सिंपल प्रोटीन। आराम से देख लीजिए। और ये स्पीसीज स्पेसिफिक है, जातीय विशिष्ट होते हैं। देखिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसे देखिए। पढ़िए इसे, आसान सा क्वेश्चन है। इन विच द ओव्यूल इज नॉट कवर्ड बाय ओवरी। इसमें बीजांड अंडाशय से ढका हुआ नहीं होता। देखिए, ये नाम आपने सुना है, जिम्नोस्पर्म। हिंदी में इसे कहेंगे अनावृत बीजी। और कहीं बार ऐसा लिखा हुआ आपको मिलेगा कि इनके अंदर सीड प्रेजेंट होंगे, लेकिन सीड के चारों तरफ आवरण नहीं होगा, नेक्ड सीड होंगे। तो फिर हम ऐसा समझ लेते हैं कि नेक्ड सीड का मतलब है सीड कवर एब्सेंट होंगे। ऐसा नहीं है, सीड भी होगा और सीड कवर या बीजावरण भी पाए जाएंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर जो ओव्यूल होगा, जो बीजांड होगा, एंजियोस्पर्म में आप देखेंगे तो बीजांड किसके अंदर पाया जाता है? ओवरी में। लेकिन यहां पर ओवरी नहीं पाई जाएगी, अंडा से क्या होगा? एब्सेंट। और अगर अंडा से एब्सेंट है तो आपको पता है परिपक्व अंडा से ही क्या कहलाता है? फ्रूट या फल। तो जिम्नोस्पर्म में फल भी एब्सेंट होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिम्नोस्पर्म में नेक्ड सीड का मतलब है ओवरी नहीं है, अंडा से नहीं है। ओव्यूल बीजांड बीज बनाता है और उसके चारों तरफ का जो कवरिंग है, ओवरी है, वो नहीं पाया जाता। तो वास्तव में नेक्ड सीड का मतलब है ओवरी एब्सेंट, और मेच्योर ओवरी ही फल बनाती है। जब ओवरी ही नहीं है तो फल भी नहीं पाया जाएगा। तो इन विच ओव्यूल इज नॉट कवर्ड बाय ओवरी। तो कौन है जवाब? जिम्नोस्पर्म, जिसमें बीजांड अंडाशय से ढका हुआ नहीं होता है, इसीलिए इसे जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। क्लियर है बात? ओव्यूल के चारों तरफ ओवरी नहीं पाई जाती है, इसीलिए इन्हें जिम्नोस्पर्म या नेक्ड सीड कहा जाएगा। आराम से देखिए इसे। क्लियर है बात? आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, सेलिएंट फीचर ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस का अभिलाक्षणिक गुण क्या है? पित्रस की विशेषता क्या है? पहले देख लेते हैं। इट इज विदाउट एंजाइम, इट हैज ट्रिप्सिन, इट इज एसिडिक इन नेचर, इट हैज लाइपेज। देखिए ध्यान से ये क्वेश्चन, इसका आंसर आपको अच्छे से पता है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। यहां से लिखता हूं
ये जो बाइल जूस है इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें पाई जाती है, लेकिन मैं एक टर्म बता रहा हूं, बाइल पिगमेंट, जिसे पित्त वर्ण कहा जाएगा, और दूसरा है बाइल सोल्ट, जिसे पित्त लवण कहा जाएगा। ध्यान से देखना साथी, अगर आपने ये ध्यान से समझा तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है? देखिए, अब जो बाइल पिगमेंट है उसमें दो पिगमेंट होंगे, एक है बिलीरुबिन और दूसरा है विलीवर्डीन। दो पिगमेंट है बाइल जूस के अंदर, और ये दोनों पिगमेंट के बारे में अगर आप बात करें, ये दोनों पिगमेंट इससे बनते हैं हीमोग्लोबिन के मेटाबॉलिज्म या उपापचय से। हीमोग्लोबिन के उपापचय के फलस्वरूप बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, दो बाइल पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं किसकी? बाइल सोल्ट की। ये दो तरीके के होते हैं, एक इनऑर्गेनिक और दूसरे ऑर्गेनिक। ध्यान से देखना, ये जो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाने की सीरीज लेकर आए हैं, ये केवल ऐसा नहीं है कि यहां स्क्रीन पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और उसका क्या सही आंसर है। ये तो आप खुद आरपीएससी की साइट पर जाकर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और आरपीएससी की निकालकर उसका आंसर क्या होगा खुद टिक कर सकते हैं, उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। 600 क्वेश्चन नहीं हमारा पर्पज है, 600 क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाए कम से कम आपके पास 2000 क्वेश्चन हो, और उनका एक्सप्लेनेशन भी उसी वे में दिया जाए कि एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो। मन की शांति के लिए कुछ भी बातें करने का मकसद नहीं है। देखिए, तो बाइल सोल्ट इनऑर्गेनिक कौन कौन से होते हैं? याद कीजिए, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इन दोनों की वजह से बाइल जूस की जो नेचर है वो बेसिक नेचर होती है, क्षारीय माध्यम होता है। ये तो गलत है। बाइल जूस के अंदर इनऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट होते हैं जो बेसिक या क्षारीय नेचर प्रोवाइड करेंगे, एसिडिक नेचर नहीं होती बाइल जूस की। ऑर्गेनिक में दो नाम है, एक है सोडियम ग्लाइकोलेट, ये नाम अगर आपको याद रह जाए तो अच्छी बात है, और दूसरा है सोडियम टारोकोलेट। ये दो क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्ट है। ये दोनों क्या काम करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। यहां पर जहां भी जगह मिले वहां मैं बता देता हूं। इसको मैं यहां से भी हटा नहीं सकता। देखो, यहां देखिए, एक नाम आपने सुना होगा, वसा का पाइसीकरण। ध्यान से देखना भाई, वसा का पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा का पाइसीकरण। ठीक है, वसा का पाइसीकरण क्या होता है? फैट की जो बड़ी ड्रॉपलेट है उसको छोटी छोटी ड्रॉपलेट में बदलना, और ये काम ऑर्गेनिक सॉल्ट करते हैं, इमल्सिफिकेशन।
इमल्सीकरण। और किसका इमल्सीकरण? फैट का। याद रखें, बाइल जूस फैट का डाइजेशन नहीं करता। फैट का डाइजेशन का मतलब तो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटना, लेकिन ये बड़ी ड्रॉपलेट को छोटी छोटी ड्रॉपलेट में बदल देते हैं ऑर्गेनिक सॉल्ट। लीवर फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, डाइजेशन नहीं, क्योंकि वहां पर कोई लाइपेज नहीं होता। ये भी गलत है। और ट्रिप्सिन आपको पता है बाइल जूस में होता ही नहीं है। ट्रिप्सिन तो पैनक्रियाज का एंजाइम है, अग्नाशय का। तो फिर सही जवाब है इट इज विदाउट एंजाइम। ध्यान से देखना साथियों। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर। लीवर को जैव रासायनिक प्रयोगशाला, बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है। इससे बहुत सारे सिक्रेशन या स्त्राव निकलते हैं, और इसका जो मेन जूस है वो है बाइल जूस। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता, ये काफी महत्वपूर्ण है। बाइल जूस के अंदर किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता। ये फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं, डाइजेशन नहीं। देख लीजिए आप, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता था, वसा के इमल्सीकरण के लिए जिम्मेदार कौन है? जल्दबाजी में बच्चे बाइल पिगमेंट कर देते हैं। बाइल पिगमेंट नहीं, बाइल सॉल्ट, और उसमें भी ऑर्गेनिक, कार्बनिक। कार्बनिक पित्त लवण इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के लिए जिम्मेदार है। आराम से देखिए इसे। देखिए, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए इसे। पोडोसाइट सेल्स आर फाउंड इन। पोडोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है, कहां पाई जाती है? याद कीजिए। क्लियर है? मैं बताता हूं आपने ये नाम सुना है, नेफ्रॉन? नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन। शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका। फेफड़ों की, लंग्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट एयर एल्वियोलाई, वायु कुपिका। लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट लीवर लोब्यूल या यकृत पालिका। और किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन। इस नेफ्रॉन में एक स्ट्रक्चर होती है बोमेन कैप्सूल। आप नाम सुने हैं, बोमेन कैप्सूल। और ये बोमेन कैप्सूल दिखने में कैसा होता है? कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी। देख लीजिए आप, बोमेन कैप्सूल। क्लियर है? अब ये जो बोमेन कैप्सूल है, इसकी इस लेयर को कहा जाता है पैराइटल लेयर, और इस लेयर को कहा जाता है विसरल लेयर। आराम से देखिए आप चीजों। ये डायग्राम है नेफ्रॉन के अंदर जो बोमेन कैप्सूल है उसका। ये लेयर विसरल लेयर, ये पैराइटल लेयर। ये जो विसरल लेयर है, यहां पर क्या पाई जाती है? स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है।
ऐसे। और इस सेल को अगर मैं यहां बनाऊं तो इसके अंदर ऐसे उभार और गर्त होते हैं। ये जो उभार है ये कैसे होते हैं? ऐसा लगता है इसके छोटे छोटे पैर है। ध्यान से देख लीजिए आप। क्लियर है बात? ये जो विस्ट्रल लेयर है इसकी सेल्स में मॉडिफिकेशन हुआ है और इस मॉडिफिकेशन को कहा जाता है मॉडिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। मॉडिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। विस्ट्रल लेयर की सेल्स के अंदर ऐसे पैर जैसे उभार और गर्त आ गए, इसलिए इन सेल का नाम क्या रख दिया गया? पोडोसाइट। पोडोसाइट किससे संबंधित है? किडनी से संबंधित। आराम से देख लीजिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए। न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज फाउंड इन। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहां पाया जाता है? क्लियर है बात? देखिए यहां मैं बता रहा हूं, आपने ब्रेन के बारे में सुना है। मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग। वैसे सारे अंग महत्वपूर्ण हैं, किसी को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए किसी की किडनी खराब है तो रिप्लेसमेंट हो सकता है। किसी के हार्ट खराब है या वाल्व खराब है हार्ट के, रिप्लेस हो सकता है। किसी का लीवर डैमेज है, ट्रांसप्लांट हो सकता है। लेकिन किसी का दिमाग खराब है, उसका कुछ नहीं हो सकता। और जिसका दिमाग सही है फिर उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बाकी सभी बीमारियों के इलाज के लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी किडनी खराब है, घर वाले तुरंत की बहुत दिक्कत हो गई, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन आप घर वालों को कहिए कि आपका दिमाग खराब है, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, घर वाले आपका घर पर ही इलाज कर देंगे। उसी ब्रेन के बारे में बात कर रहा हूं। इस ब्रेन के अंदर अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, और इस पश्च मस्तिष्क को कहा जाता है हिंड ब्रेन। और इस हिंड ब्रेन में तीन चीजें होती है। क्या क्या होती है? देखिए, एक होता है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जिसे सेरेबेलम कहा जाता है। सेरेबेलम। एक है पोन्स और इधर है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। देखिए ये तीनों हिंड ब्रेन के पार्ट है, पश्च मस्तिष्क के भाग है। अब इसमें मैं इन दोनों के बारे में बता रहा हूं। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर रहेगी, ये पोन्स और ये मेड्यूला। देखिए इस पोन्स के अंदर यहां पर एक सेंटर होता है और इस सेंटर का नाम है
न्यूमोटैक्सिक सेंटर। कौन सा सेंटर है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर फाउंड इन पोन्स। क्लियर है? अब हम थोड़ा इसके बारे में और बात कर लेते हैं। ये जो पार्ट है ये मेडुला का पार्ट है, मेडुला ओब्लोंगेटा वाला पार्ट है। इस मेडुला वाले भाग में यहां पर कुछ सेंटर होते हैं और इन्हें कहा जाता है डोर्सल राइम सेंटर, डीआरसी। डोर्सल रिद्म बोल सकते हैं, रिद्म समझते हैं ना? डोर्सल रिद्म सेंटर या डोर्सल राइम सेंटर। ये डीआरसी जो मेडुला ओब्लोंगेटा में है, ये क्या करता है? आपने नाम सुना हो डायाफ्राम। इस डायाफ्राम की रेडियल मसल्स को, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, डायाफ्राम में कौन सी मसल्स पाई जाती है? रेडियल मसल्स। तो डायाफ्राम की रेडियल मसल्स को सिग्नल देगा किसके? संकुचन के। और इस संकुचन के कारण जो घटना होगी उसे हम कहते हैं अंतःश्वसन, इंस्पायरेशन। मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो सेंटर है डीआरसी, वो इंस्पायरेशन के लिए सिग्नल देगा, डायफ्राम की रेडियल मसल्स को सिग्नल देगा और क्या होगा? आप श्वास अंदर लेंगे। लेकिन श्वास अगर अंदर लेते ही जाएंगे तो ऐसे तो लंग्स फट जाएंगे। इसको रोकना है। इस डीआरसी को रोकने का जो काम है वो कौन करता है? इसको नेगेटिव या इसको इनहिबिट करने का काम न्यूमोटैक्सिक सेंटर करता है, जो पोन्स में पाया जाता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर डीआरसी को इनहिबिट करता है और इंस्पायरेशन या अंतःश्वसन को रोक देता है। क्लियरिटी के साथ मैंने इसका काम भी बताया है और आपसे लोकेशन पूछी गई है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लीजिए, आराम से देखिए इसे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। स्टील या रंब में क्या क्या आएगा? सिंपली मैं आपको बता देता हूं। रंब के अंदर एक तो शामिल किया जाता है पेरिसाइकिल को, एक शामिल किया जाता है वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर सिस्टम बंडल भी बोल सकते हैं, और एक शामिल किया जाता है पित्त को। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? स्टील बनाते हैं। इन तीनों को आपको याद रखना है। अब आपने ये याद रख लिया कि स्टील या रंब के अंदर जो वैस्कुलर प्लांट है उसके अंदर ये बात हो रही है, पेरिसाइकिल फिर वैस्कुलर बंडल, सबसे बाहरी जो आवरण है पेरिसाइकिल फिर वैस्कुलर बंडल और सबसे अंदर पित्त। लेकिन ऑप्शन भी देखना है। देखिए आप, पहला क्वेश्चन पित्त वैस्कुलर बंडल, ठीक है। दूसरा पित्त और एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस नहीं आएगी। एंडोडर्मिस जहां पर भी आई है उससे कैंसिल कर दीजिए। ये देखो यहां पर भी एंडोडर्मिस है, तीनों में एंडोडर्मिस है। यहां पर उसने पेरिसाइकिल नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये स्टील के अंदर आएंगे तो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया, मज्जा, सवनपूल और साथ में पेरिसाइकिल। एंडोस्पर्म को, सॉरी, एंडोडर्मिस को, एंडोडर्मिस को किसमें शामिल नहीं किया जाएगा? स्टील में। ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा गया है, आगे आएगा। पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल और पित्त तीनों मिलकर स्टील बनाएंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन सही है, बाकी में एंडोडर्मिस है, इसलिए बाकी को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करवाने का पर्पज यही है।
आपको पता होना चाहिए कि स्टील के अंदर पेरिसाइकिल, फिर उसके अंदर वेस्कुलर बंडल, सबसे अंदर पित्त, एंडोडर्मिस नहीं आएगी। तो जब सारे ऑप्शन में एंडोडर्मिस है तो बाकी सही जवाब एक हो गया। आराम से देख लीजिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं और मुझे आशा है कि आपको ये समझ में भी आएंगे और आपके एग्जाम के लिए काफी कारगर साबित होंगे और आपको ये वीडियो अच्छे भी लगेंगे। और अगर अच्छे लगेंगे तो फिर आपको, अगर फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही है या कर रहे हैं, तो फिर द एच जी कॉन्सेप्ट इसमें आपकी बहुत मदद करने वाला है। ये ऐप सुनने में नया हो सकता है, लेकिन इस पर जो फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का कोर्स हम दे रहे हैं उसके लिए मेहनत इसी साल की नहीं है, वो सालों से, जैसे आपका सपना है कि आप फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लेक्चरर बने, जैसे मेरा भी सपना है कि फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट को इस तरीके का एक कोर्स बनाकर दिया जाए जिससे वो पढ़ें, रिवाइज करें, उसी में क्वेश्चन सॉल्व करें और सेलेक्ट हो। उसको बाहर से किसी बुक के झंझट में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और ये काम हम कर रहे हैं। और ये जो सीरीज हम बात कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की है विद एक्सप्लेनेशन। मुझे आशा है ये आपको बहुत बेहतर लगेगी, आप इसे बाकी साथियों तक शेयर भी करेंगे। देखिए, प्लेसेंटा फाउंड इन काउ एंड गोट, गाय व बकरी में पाया जाने वाला प्लेसेंटा कौन सा है? देख लीजिए, एक नाम आपने सुना होगा ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। और इस ब्लास्टोसिस्ट की सरफेस पर, सतह पर क्या पाए जाते हैं? विलाई पाए जाते हैं। लेकिन अगर ये विलाई बहुत सारे आपस में मिल जाएं तो फिर इन्हें क्या कहा जाएगा? कॉटलीडन कहा जाएगा। जो प्लेसेंटा होगा उस पर ऐसे बहुत सारे विलाई मिलकर क्या बना देंगे? कॉटलीडन बना देंगे, कॉटलीडन। इसको मैं वाई बना देता हूं, कॉटलीडन। और इसे हिंदी में कह रहे हैं बीज पत्र। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बीज पत्र प्लांट से संबंधित है। जो मवेशी है, कैटल्स है, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, उनके अंदर जो प्लेसेंटा होगा वो कोटलिनिडरी या बीज पत्रीय अपरा होगा। ये आंसर होगा, कोटलीडन पाया जाएगा। क्लियर है? प्लेसेंटा के टाइप में ब्लास्टोसिस्ट की सरफेस पर कोटलीडन पाए जाएं तो उसे बीज पत्री अपरा या कोटलिनरी प्लेसेंटा कहा जाएगा। देख लीजिए, क्लियर है? आराम से देखिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आराम से इसको देखेंगे। विच इज कॉल्ड रेप्टाइल लाइक मैमल, सरीसर्प नुमा स्तनी कौन है?
मैमल्स। एक क्लास आप पढ़ते हैं स्तनधारी, मैमल्स। अब पिछली क्लास जो हमने पहले 15 क्वेश्चन पढ़े, वहां पर मैंने आपको बताया कि मैमल्स के कुछ सैलिएंट फीचर है, डायफ्राम का पाया जाना, ईयर पिन्ना का पाया जाना, और इनकी बोन्स में हेवर्सियन सिस्टम पाया जाता है। बात समझ रहे हैं ना? इस तरीके से पुराने क्वेश्चंस को अगर आप कनेक्ट कर पाए तो फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने का मजा है। उस हेवर्सियन सिस्टम को आप अलग लेके बैठे रहे फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैमल्स क्लास है, स्तनधारी है, आएंगे इसमें। और मैमल्स के कुछ सैलिएंट फीचर है जिसमें से 3 हेवर्सियन सिस्टम, डायफ्राम और एयर पिन्ना, ये इसके अभिलाक्षणिक गुण है। इस क्लास के अंदर 3 इंफ्रा क्लास आती है और उसमें एक है प्रोटोथीरिया, एक है मेटाथीरिया और एक है यूथीरिया। ये जो प्रोटोथीरिया है इन्हें कनेक्टिव लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स कहा जाता है। आपके क्वेश्चन के नजदीक पहुंच रहे हैं। अब या तो आपको ये पता लगे इनमें से स्केली एंटीटर, जिएंट एंटीटर, स्पाइनी एंटीटर या ऑल द अबाउ, ये इनमें से कौन प्रोटोथीरिया का है? क्लियर है बात? तो प्रोटोथीरिया में 2 जीव आपको याद रखने, एक है ऑर्निथोरिंकस, ध्यान से देखना साथी, ऑर्निथोरिंकस, और दूसरा है टैकीग्लोसस, टैकीग्लोसस। ऑर्निथोरिंकस को डक बिल्ड प्लेटिपस भी कहा जाता है। ये नाम बहुत अच्छे से समझने हैं। और टैकीग्लोसस को स्पाइनी एंड ईटर कहा जाता है। तो इनमें से प्रोटोथीरिया का सदस्य कंटकीय चींटीखोर है, तो फिर सरीसृपों जैसे स्तनी भी इसे कहा जाएगा स्पाइनी एंट ईटर या टैकीग्लोसस को। ऑर्निथोरिंकस या डक बिल्ड प्लेटिपस भी प्रोटोथीरिया में आते हैं और प्रोटोथीरिया को रेप्टिलिया और मैमल्स के बीच की कनेक्टिव लिंक कहा जाता है, क्योंकि इनमें रेप्टाइल्स और मैमल्स दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आराम से देखिए, क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये देखिए। द पिथ ऑफ ग्राउंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ, भरण ऊतक का मज्जा या पित्त किसकी बनी होती है? इसके लिए फिलहाल आप याद रखेंगे कि जो पित्त है वो किसकी बनी होती है? पैरेनकाइमा की बनी होती है। पित्त इसकी बनी होगी, पैरेनकाइमा की बनी होगी। और पैरेनकाइमा को हिंदी में क्या कहा जाता है? मृदूतक। सही जवाब, देख लीजिए आप आराम से। यहां पर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्लियर है? पित्त पैरेनकाइमा की बनी होगी, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसान क्वेश्चन।
ऑक्जेंटिक सेल्स सिक्रेट, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं क्या स्रावित करती है? आइए, हमारे शरीर में एक स्ट्रक्चर है स्टमक या आमाशय, और इस आमाशय के अंदर जो ग्लैंड पाई जाती है उन्हें कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। और अगर इस गैस्ट्रिक ग्लैंड की मैं एक रफ स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसी दिखाई देती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसमें अलग अलग टाइप की सेल्स होती है। यहां पर जो सेल्स है इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसे कहा जाता है गोबलेट सेल। और ये गोबलेट सेल क्या सीक्रेट करती है? म्यूकस, श्लेष्मा। याद कीजिए, आमाशय के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है और इस म्यूकस मेम्ब्रेन में म्यूकस का सिक्रेशन गैस्ट्रिक ग्लैंड की गोबलेट सेल करती है। इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर यहां पर सेल्स पाई जाती है और इन सेल्स को कहा जाता है पैराइटल, या इन्हीं का एक और नाम है ऑक्जेंटिक सेल। और ये पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल आमाशय के अंदर HCl का सीक्रेशन करती है। और आपके क्वेश्चन का जवाब भी यही है, ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल आमाशय में HCl का सीक्रेशन। बाकी से आपको कोई मतलब नहीं है। इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर यहां पर सेल्स पाई जाएंगी जिन्हें चीप या जाइमोजन सेल कहते हैं। और ये चीप या जाइमोजन सेल आमाशय के अंदर एंजाइम सीक्रेट करती है और आमाशय में पाए जाने वाला एक फेमस एंजाइम है पेप्सिन। और इस पेप्सिन का सेक्रेशन कौन करेगी? चीप या जाइमोजन सेल। क्लियर है बात? वो बात मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं कि चीप जाइमोजन सेल पेप्सिनोजन की फॉर्म में सीक्रेट करेगी। HCl के द्वारा वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जनरल नाम पेप्सिन है। एंजाइम सीक्रेशन का काम चीप जाइमोजन सेल, HCl सीक्रेट करने का काम पैराइटल ऑक्जेंटिक सेल, और म्यूकस सीक्रेट करने का काम गोबलेट सेल करती है। आराम से देखिए इसे। और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, आप आराम से देखिए क्या क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटीकोगुलेंट? निम्न में से कौन प्रतिस्कंदक है? एंटीकोगुलेंट जो रक्त के थक्का निर्माण को रोकते हो। और इसका सिंपल सा जवाब होगा, आपको पता है हमारी ब्लड वेसल्स में रक्त बहता है, लेकिन एक पदार्थ है हेपेरिन। इस हेपेरिन के कारण हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर रक्त का थक्का नहीं बन पाता है और वो फ्लो करता रहता है। एक हेपेरिन। दूसरा हिरुडीन, इसे डे लिखेंगे, डे, हिरुडीन। आपको पता है एक फाइलम है इनवर्टिब्रेट में, एनेलिडा। इस एनेलिडा की क्लास है हिरुडीनिया। और इस हिरुडीनिया के अंदर जोंक या लीच आती है, सैंग्विनिवोरस।
जो एनिमल है वो इसमें आते हैं और लीच या जोंक के अंदर पाया जाता है एक रक्त प्रतिस्कंदक एंटीकोगुलेंट हिरुडीन, क्योंकि जोंक को क्या करना है, कहीं पर चिपक कर ब्लड को क्या करना है, शक करना है, चूसना है। और अगर ब्लड की क्लोटिंग हो जाएगी तो वो अच्छे से रक्त को चूस नहीं पाएगी, इसलिए उसके अंदर एंटीकोगुलेंट हिरुडीन, हिरुडीन और हिपेरिन, ये दोनों क्या है, एंटीकोगुलेंट है। ए और बी, तो आंसर क्या हो गया, सी। ए तथा बी, ये आंसर है। तो साथियों, ये था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन, जो सीरीज हमने चला रखी है 2011 के नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन, या हम ये कह सकते हैं कि हमारी क्लास नंबर 2। इस पूरी क्लास को आप बहुत सिस्टमेटिक तरीके से देखेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।